आर्यन अपनी आलीशान कंपनी के उद्घाटन पर खड़ा था। तभी गेट पर हंगामा हुआ। उसका पिता रामलाल, जो शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी वाला था, फटे पुराने कपड़े और सिर पर एक बोरी लादे बेटे को बधाई देने पहुंचा था। आर्यन ने अपनी रईस मंगेतर और इन्वेस्टर्स के सामने शर्मिंदा होकर सिक्योरिटी को चिल्लाया, हटाओ इस भिखारी को, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। उसने पिता के हाथ से वो बोरी छीनकर डस्टबिन में फेंक दी, जिसमें पिता ने बेटे के लिए गाजर का हलवा और बचपन का गुल्लक रखा था। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप रहे। तभी एक विदेशी हेलीकॉप्टर छत पर उतरा और उसमें से ग्लोबल ग्रीन एनर्जी के सीईओ उतरे। वो सीधा डस्टबिन के पास गए, उस बोरी को उठाया और रामलाल के पैरों में गिर पड़े। सर, आप यहाँ? हम तो आपकी डील का इंतजार कर रहे थे। आर्यन सन्न रह गया। जिसे वो कबाड़ समझ रहा था, वो असल में 500 करोड़ का रिसाइकलिंग एम्पायर था और उसका अनपढ़ बाप उस एम्पायर का बादशाह, कबाड़ का बादशाह और कागज का शेर। शहर के सबसे पॉश बिजनेस पार्क के दिल में कांच और स्टील से बनी एक गगनचुंबी इमारत सूरज की रोशनी में किसी हीरे की तरह चमक रही थी। यह टेक हब था, जहां शहर की सबसे बड़ी और आधुनिक कंपनियां अपने ऑफिस बनाती थी। आज इस इमारत की 15वीं मंजिल पर एक अलग ही चहल पहल थी। गुब्बारों की सजावट, विदेशी फूलों की महक और शैंपेन के गिलासों की खनक बता रही थी कि आज यहाँ कुछ खास होने वाला है। ये आर्यन मेहरा का दिन था। आर्यन एक युवा और महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसने अपनी नई कंपनी नेक्स्ट जेन सॉल्यूशन की नींव रखी थी। आज उसकी कंपनी का ग्रैंड लॉन्चिंग इवेंट था। हॉल में शहर के नामी गिरामी लोग, एंजल इन्वेस्टर्स, टेक गुरु और मीडिया वाले मौजूद थे। हर कोई आर्यन को बधाई दे रहा था। आर्यन ने इटालियन कट का महंगा सूट पहना था, कलाई पर रोलेक्स की घड़ी थी और जूतों की चमक ऐसी कि उनमें अपना चेहरा देख लो। उसके चेहरे पर कामयाबी का गुरूर साफ झलक रहा था। उसके बगल में खड़ी थी शनाया, आर्यन की मंगेतर और शहर के एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून की बेटी। शनाया सुंदरता की मूरत थी, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर था। उसे धूल मिट्टी और मिडिल क्लास चीज़ों से सख्त नफरत थी। उसने एक डिज़ाइनर गाउन पहना था और हाथ में वाइन का ग्लास लिए मेहमानों से बड़ी नज़ाकत से बात कर रही थी। आर्यन डार्लिंग, ये पार्टी तो शहर की टॉक ऑफ द टाउन बन गई है। शनाया ने आर्यन के कान में फुसफुसाया। और देखो, वो मिस्टर खन्ना भी आए हैं। अगर वो इम्प्रेस हो गए तो फंडिंग पक्की। आर्यन मुस्कुराया। फंडिंग तो होगी शनाया। आज अमेरिका से इको वर्ल्ड के सीईओ मिस्टर स्मिथ भी आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को अप्रूव कर दिया तो हम ग्लोबल हो जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। संगीत, खाना, मेहमान, सब कुछ आर्यन के सपनों जैसा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस परफेक्शन में एक दाग लगने वाला था, जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शर्म मानता था। नीचे इमारत के मुख्य गेट पर एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। मई की चिलचिलाती धूप में एक 60 साल का बुजुर्ग गार्ड से उलझ रहा था। उनका नाम रामलाल जी था। उनका रंग धूप में तपकर गहरा काला पड़ गया था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, जो उनके कठिन परिश्रम की गवाही दे रहा था। उन्होंने एक पुरानी धुली हुई धोती और एक मेला कुचेला कुर्ता पहना था, जिस पर जगह जगह ग्रीस और तेल के काले धब्बे लगे थे। उनके पैरों में हवाई चप्पल थी, जिसका एक पट्टा टूटा हुआ था और उसे सेफ्टी पिन से जोड़ा गया था। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उनके कंधे पर लदी एक जूट की बोरी। वह बोरी भी उतनी ही गंदी थी, शायद उसमें कबाड़ भरा हो। ए बुड्ढे, कितनी बार बोलूं तुझे, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी लाठी से रामलाल जी को पीछे धकेलते हुए कहा। देख नहीं रहा, यहाँ बड़े साहबों की पार्टी चल रही है। यह कोई रद्दी की दुकान नहीं है। चल भाग यहाँ से। रामलाल जी ने अपने मैले अंगूछे से माथे का पसीना पोंछा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए। बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आया। मैं तो आर्यन साहब से मिलने आया हूँ। उनका बाप हूँ मैं। आज उनकी नई दुकान, मेरा मतलब है ऑफिस खुला है ना, बस बधाई देने आया हूँ। गार्ड ठहाका मारकर हंसा। आर्यन सर का बाप? और तू? शक्ल देखी है इन्हें मैं? आर्यन सर तो राजकुमार लगते हैं और तू किसी नाली का कीड़ा लगता है। चल निकल, वरना पुलिस को बुला लूंगा। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और आर्यन अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आया।
उसे किसी वीआईपी गेस्ट को रिसीव करना था। जैसे ही उसकी नज़र गेट पर हो रहे हंगामे पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। वह पहचान गया, वह मैला कुर्ता, वो टूटी चप्पल और वो जूट की बोरी। रामलाल जी की नज़र भी बेटे पर पड़ी। उनकी बूढ़ी आंखों में जैसे हजारों बल्ब जल उठे। वे गार्ड को धक्का देकर आगे बढ़े। बेटा आर्यन, देख, मैं आया हूँ। रामलाल जी की आवाज़ में एक बच्चे जैसा उत्साह था। तेरी नई दुकान की बधाई देने। गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। कह रहा था। आर्यन ने अपना माथा पीट लिया। उसका सबसे बुरा सपना सच हो गया था। उसके गवार और कबाड़ी पिता उसकी इज्जत का फालूदा करने उसके सबसे महत्वपूर्ण दिन पर यहाँ आ धमके थे। आर्यन ने इधर उधर देखा। शुक्र है कि अभी कोई बड़ा इन्वेस्टर या शनाया आसपास नहीं थी। वह तेजी से चलकर पिता के पास गया और उन्हें एक कोने में खींच लिया। पापा, आर्यन ने दांत पीसते हुए दबी आवाज में गुर्राया। आपको मना किया था ना यहाँ आने से। मैंने कहा था कि मैं खुद घर आऊंगा। फिर आप यहाँ क्यों चले आए? और ये क्या हालत बना रखी है? आर्यन ने घृणा से पिता के कपड़ों को देखा। ग्रीस, धूल, पसीना। लोग क्या सोचेंगे कि आर्यन मेहरा का बाप एक कबाड़ी वाला है? मेरा स्टेटस, मेरी इमेज सब मिट्टी में मिलाने आए हैं आप? रामलाल जी का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया। उन्होंने अपनी धोती ठीक करने की कोशिश की। बेटा, मैं तो बस आज तेरा बड़ा दिन है ना। मेरा मन नहीं माना। सोचा अपनी आंखों से देखूं कि मेरे लाडले ने कितना बड़ा महल खड़ा किया है। आर्यन ने उनकी बात काट दी। और ये गंदी बोरी, ये क्या कचरा उठा कर लाए हैं मेरे ऑफिस में? इसे बाहर फेंकिए। रामलाल जी ने उस बोरी को सीने से लगा लिया, जैसे उसमें कोई खजाना हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और नमी दोनों थी। यह कचरा नहीं है बेटा, उन्होंने बहुत प्यार से कहा। मैं तेरे लिए तेरी पसंद का गाजर का हलवा बना कर लाया हूँ। सुबह 4 बजे उठकर गाजर घिसी थी। तुझे याद है ना, बचपन में तो कितना शौक से खाता था। और ये देख। उन्होंने बोरी के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा मखमल का डिब्बा निकाला। तेरी माँ का आखिरी कंगन बचा था संदूक में। उसे बेचकर सुनार से तेरे लिए ये सोने का पेन लाया हूँ। तू अब बड़ा साहब बन गया है, बड़े बड़े कागजों पर साइन करेगा, तो पेन भी तो सोने का होना चाहिए ना। आर्यन एक पल के लिए चुप हो गया। हलवा, सोने का पेन, माँ का कंगन, ये शब्द उसके दिल को छू सकते थे अगर उसका दिल पत्थर का न हो गया होता। लेकिन आज उसकी आंखों पर कामयाबी और दिखावे का चश्मा चढ़ा था। उसे पिता का प्यार नहीं, सिर्फ उनका गंदा हुलिया और अपनी बेइज्जती दिख रही थी। अभी आर्यन कुछ कहता तभी पीछे से हील्स की खटखट सुनाई दी। आर्यन का खून सूख गया। ये शनाया थी। शनाया ने आर्यन को ढूंढते हुए लॉबी में प्रवेश किया। जैसे ही उसकी नज़र आर्यन और उसके पास खड़े रामलाल जी पर पड़ी, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत अपनी नाक पर एक सुगंधित रुमाल रख लिया और चेहरे पर घिन के भाव ले आई। ओ माय गॉड आर्यन! शनाया की तीखी आवाज़ गूंजी। हे भगवान! आर्यन, ये गंदा आदमी कौन है और तुम इसके इतना करीब क्यों खड़े हो? इससे कचरे की बदबू आ रही है। यह आर्यन के जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ उसका जन्मदाता, जिसने अपना पेट काट कर उसे पाला था। दूसरी तरफ उसकी हाई क्लास दुनिया और उसका प्यार। सच बोलने का मतलब था शनाया की नज़रों में गिरना और शायद रिश्ता टूटना। झूठ बोलने का मतलब था अपने अस्तित्व को नकारना। आर्यन कायर निकला। उसके पास सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी मंगेतर और समाज के डर से अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। आर्यन ने एक झूठी हंसी हंसी और लापरवाही से कहा, अरे कोई नहीं शनाया, चिल। ये मेरे गांव का एक पुराना नौकर है। बहुत साल पहले हमारे खेतों में काम करता था। अब बुढ़ापे में शायद कुछ पैसे मांगने आया है। इसका दिमाग भी थोड़ा हिल गया है। खुद को मेरा रिश्तेदार बताता फिरता है। रामलाल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उनका अपना खून, उनका आर्यन, जिसे उन्होंने गोद में खिलाया, जिसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वह उन्हें नौकर और पागल कह रहा था। उनकी जुबान तालू से चिपक गई। वे बस फटी की फटी आंखों से अपने बेटे को देखते रह गए। शनाया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका नखरा कम नहीं हुआ। ओह अच्छा, लेकिन आर्यन, इसे तुरंत जाने को कहो, मेहमान आ रहे हैं।
भिखारियों का आसपास होना बहुत घटिया लगता है। आर्यन ने शनाया को खुश करने के लिए अपना क्रूरतम रूप दिखाया। वो झपट कर रामलाल जी के पास गया और उनके हाथ से वो जूट की बोरी छीन ली। लाओ इधर, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। रामलाल जी ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा हलवा, चुप। आर्यन ने बोरी की जिप खोली। अंदर एक पुराने स्टील के टिफिन में गाजर का हलवा था, जिसकी मीठी खुशबू बाहर आई, और वही मखमल का डिब्बा जिसमें सोने का पेन था। आर्यन ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसने पास रखे एक बड़े काले रंग के डस्टबिन का ढक्कन पैर से खोला। देख रहे हो ये डस्टबिन? यही जगह है तुम्हारे इस कबाड़ की। और सबके सामने आर्यन ने वो टिफिन जिसमें पिता का प्यार था और वो पेन जिसमें माँ की आखिरी निशानी थी उस डस्टबिन में फेंक दिया। धड़ाम की आवाज़ के साथ टिफिन अंदर गिरा। ले जाओ अपना कबाड़, और दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी मत दिखना, वरना धक्के मार कर निकलवाऊंगा। गार्ड्स, थ्रो हिम आउट। आर्यन चिल्लाया। रामलाल जी की आंखों में आंसू नहीं गिरे। शायद अब आंसू भी सूख चुके थे। उनकी आत्मा रो पड़ी थी। उन्होंने उस डस्टबिन की तरफ देखा जहां उनका प्यार, उनका आशीर्वाद और उनका मान सम्मान कचरे के ढेर में पड़ा था। उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया और आर्यन की आंखों में देखा। उनकी आवाज़ में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरा दर्द था। बेटा, रामलाल जी की आवाज़ टूटी हुई थी लेकिन साफ थी। तो सही कहता है, मैं कबाड़ी हूँ। मैं चीज़ों की कीमत जानता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि कबाड़ चीज़ों में नहीं, इंसान की सोच में होता है। आज तूने हलवा नहीं, अपने बाप का कलेजा निकाल कर डस्टबिन में फेंका है। जा, भगवान तुझे खुश रखे। तो हट्टे कट्टे गार्ड्स आए और उन्होंने रामलाल जी को बाह से पकड़कर घसीटते हुए गेट के बाहर निकाल दिया। रामलाल जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे एक टूटे हुए इंसान की तरह फुटपाथ पर जाकर बैठ गए, अपनी खाली बोरी को सीने से लगाए। ऊपर हॉल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। आर्यन ने अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ किए, जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो, और चेहरे पर मुस्कान चिपकाकर मेहमानों के बीच पहुंच गया। वो बहुत खुश था कि मुसीबत टल गई। आज का दिन उसके लिए करो या मरो का था। उसे अमेरिका की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित पर्यावरण तकनीकी कंपनी इको वर्ल्ड के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करनी थी। इको वर्ल्ड दुनिया भर में ई वेस्ट रिसाइकलिंग और ग्रीन एनर्जी पर काम करती थी। अगर ये डील हो जाती तो आर्यन की कंपनी रातों रात इंटरनेशनल हो जाती। उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच जाता। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द विजनरी, द ग्लोबल आइकन मिस्टर जॉन स्मिथ, सीईओ ऑफ इको वर्ल्ड। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इमारत के बाहर सायरन की आवाज आई। एक काफिला रुका। काले रंग की लिमोजिन से मिस्टर स्मिथ उतरे। वे 6 फीट लंबे, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले अमेरिकन थे। उनके साथ उनकी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम थी। आर्यन अपनी धड़कनें संभालते हुए शनाया के साथ दौड़कर नीचे लॉबी में स्वागत करने गया। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वेलकम सर, आई एम आर्यन मेहरा। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। आर्यन ने हाथ बढ़ाते हुए अपनी रटी रटाई लाइन बोली, लेकिन मिस्टर स्मिथ ने आर्यन को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उन्होंने हाथ मिलाना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं। उनकी नज़रें आर्यन के कंधे के ऊपर से कांच के दरवाजे के पार गेट के बाहर फुटपाथ पर टिकी थी। वहां धूल और धूप में एक बुजुर्ग रामलाल जी सिर झुकाए बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मिस्टर स्मिथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में अविश्वास और फिर अपार श्रद्धा के भाव आए। वे आर्यन और शनाया को धक्का देते हुए लगभग दौड़ते हुए गेट के बाहर गए। मिस्टर स्मिथ, सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन घबराकर उनके पीछे भागा। स्मिथ सीधे रामलाल जी के पास पहुंचे। रामलाल जी अपने ख्यालों में गुम थे। स्मिथ ने अपनी महंगी हैट उतारी, अपने घुटनों पर बैठे और रामलाल जी का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। सर, मिस्टर रामलाल, यू हियर? ओ माय गॉड! स्मिथ की आवाज़ में गजब का सम्मान था। उन्होंने झुककर रामलाल जी को सैल्यूट किया। हम तो आपके अपॉइंटमेंट का पिछले 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पीए ने कहा था कि आप बहुत बिजी हैं, पर आप यहाँ इस हालत में। आर्यन और शनाया जो पीछे पीछे आए थे, यह दृश्य देखकर पत्थर की मूरत बन गए। उनके होश उड़ गए। दुनिया का इतना बड़ा आदमी उस गंदे नौकर के पैरों में बैठा था। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, सर, आप क्या कर रहे हैं? ये ये तो एक भिखारी है। शायद आप किसी और को समझ रहे हैं।
मिस्टर स्मिथ बिजली की तरह पलटे। उनकी आंखों में आग थी। भिखारी? स्मिथ चिल्लाए। माइंड योर लैंग्वेज यंग मैन। स्मिथ ने रामलाल जी की तरफ इशारा किया। तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये एशिया के ग्रीन किंग हैं। तुम जिसे कबाड़ कहते हो, ये आदमी उसी कबाड़ को रिसाइकिल करके सोना, प्लेटिनम और कॉपर निकालता है। इनकी तकनीक दुनिया में सबसे एडवांस है। मेरी कंपनी इकोवर्ल्ड जो माइक्रोचिप्स बनाती है, उसका 80% रॉ मटेरियल इन्हीं की फैक्ट्रियों से आता है। अगर ये सप्लाई रोक दे तो मेरी कंपनी एक हफ्ते में बंद हो जाएगी। इनका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ से भी ज़्यादा है। आर्यन को लगा जैसे आसमान उसके सिर पर गिर पड़ा हो। 500 करोड़! उसके पिता ग्रीन किंग! उसे चक्कर आने लगे। आर्यन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 500 करोड़? पापा, आपने आपने कभी बताया नहीं? उसकी आवाज़ किसी मरे हुए चूहे जैसे निकल रही थी। रामलाल जी धीरे से उठे। उन्होंने अपनी धोती झाड़ी और सीधे खड़े हुए। अब उनकी चाल में वो झुका हुआ लाचार कबाड़ी वाला नहीं था। अब उनके व्यक्तित्व में एक बादशाह का तेज था जो महलों का मोहताज नहीं होता। रामलाल जी ने आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में अब दर्द नहीं, एक अटल फैसला था। बताना चाहता था बेटा, रामलाल जी ने शांत स्वर में कहा। आज इस बोरी में हलवे के नीचे अपनी कंपनी रामलाल रिसाइकलिंग क्रॉप के लीगल पेपर्स भी लाया था। तुझे सरप्राइज देने के लिए सोचा था। अपनी 500 करोड़ की कंपनी का सीईओ आज तुझे घोषित कर दूंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आराम करना चाहता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैंने कभी तुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं कबाड़ी वाला हूँ। तेरे स्कूल की फीस से लेकर विदेश जाने तक का खर्चा सब इसी कबाड़ की कमाई से हुआ। मैंने अपनी पहचान छुपाई ताकि तुझे शर्मिंदगी ना हो, ताकि तू अपनी मेहनत से खड़ा हो सके। मैं देखना चाहता था कि मेरा बेटा इंसान बना है या नहीं। रामलाल जी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। लेकिन आज तूने बता दिया बेटा कि हीरा अगर कचरे में गिर जाए तो जौहरी उसे उठा लेता है, लेकिन अगर हीरा ही कचरा हो तो उसे फेंक देना चाहिए। तूने मुझे नहीं, अपनी किस्मत को लात मारी है। रामलाल जी मिस्टर स्मिथ की तरफ मुड़े। स्मिथ अभी भी हाथ जोड़े खड़े थे। मिस्टर स्मिथ, आप इस लड़के की कंपनी में इन्वेस्ट करने आए थे, इसकी कंपनी को ग्लोबल बनाने? स्मिथ ने सिर हिलाया। यस सर, इसका सॉफ्टवेयर हमारे रिसाइकलिंग प्लांट्स के ऑटोमेशन के लिए अच्छा है। डील 50 करोड़ की थी। रामलाल जी ने लॉबी के अंदर रखे उस डस्टबिन की तरफ इशारा किया जहां उनका लाया हलवा पड़ा था। मिस्टर स्मिथ, इस 50 करोड़ की डील को भी उसी डस्टबिन में डाल दीजिए जहां इसने मेरे प्यारे और आशीर्वाद को फेंका है। जिस इंसान को अपने जड़ की कद्र नहीं, वो पेड़ क्या खाक चलाएगा? जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो बिजनेस में क्या वफादार होगा? उन्होंने स्मिथ की आंखों में देखकर फैसला सुनाया। मैं रामलाल, रामलाल रिसाइकलिंग टॉप का चेयरमैन, आदेश देता हूँ कि हम इस कंपनी के साथ कोई बिजनेस नहीं करेंगे। कैंसिल द डील। स्मिथ ने तुरंत अपनी फाइल बंद कर दी। एज यू से सर, आपके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते। जैसे ही रामलाल जी ने मिस्टर स्मिथ को डील कैंसिल करने का आदेश दिया, पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। आर्यन मेहरा के लिए वह पल किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 500 करोड़, चेयरमैन, पापा, ये शब्द उसके कानों में हथौड़ी की तरह बज रहे थे। एक ही पल में उसका भविष्य, उसका सपना, उसका घमंड, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जिस कबाड़ी को उसने धक्के मारकर निकाला था, वही उसकी कंपनी की सांसें थामे खड़ा था। आर्यन के घुटने कांपने लगे और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह रेंगते हुए रामलाल जी के पास पहुंचा और उनके धूल भरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। उसका महंगा सूट अब जमीन पर घिसट रहा था। पापा, पापा! आर्यन बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी नाक बह रही थी, आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। फिर उसने अपनी कायरता दिखाते हुए उंगली शनाया की तरफ उठा दी। ये सब ये सब शनाया की वजह से हुआ है। इसने मुझे भड़काया था कि आप गंवार हैं, आपके आने से मेरी इमेज खराब होगी। मैं तो आपका बेटा हूँ पापा, प्लीज़ मेरी डील मत रोकिए। अगर ये डील नहीं हुई तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शनाया, जो अब तक नाक सिकोड़े खड़ी थी, 500 करोड़ का आंकड़ा सुनते ही गिरगिट की तरह बदल गई। उसे अपनी रईसी और स्टेटस खतरे में नजर आने लगा। वह भी दौड़कर आई और झूठी मुस्कान के साथ बोली, अरे अंकल जी,
आप तो बुरा मान गए। हम तो बस बस मजाक कर रहे थे। हम तो सरप्राइज देने वाले थे। प्लीज़ आर्यन को माफ़ कर दीजिए। बच्चा है ना। रामलाल जी ने अपनी धोती को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने पैर एक झटके से पीछे खींच लिया, जैसे किसी गंदे कीचड़ को छू लिया हो। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। उनकी आंखों में वो प्यार नहीं था जो थोड़ी देर पहले गेट पर था। अब वहाँ एक अजनबीपन था। बेटा, रामलाल जी ने एक कड़वी हंसी हंसी। कैसा बेटा? वो जो अपने बाप को नौकर बताता है, या वो जो बाप के कलेजे को डस्टबिन में फेंकता है? रामलाल जी ने आर्यन और शनाया को वहीं छोड़ दिया। वो धीरे धीरे भारी कदमों से लॉबी के उस कोने की तरफ बढ़े जहां वो बड़ा सा काले रंग का डस्टबिन रखा था। पूरा हॉल सांस रोके उन्हें देख रहा था। मिस्टर स्मिथ, इन्वेस्टर्स, मीडिया, सबकी नजरें उस कबाड़ के बादशाह पर थीं। रामलाल जी डस्टबिन के पास रुके। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उस कचरे के ढेर में डाल दिया। वहां झूठी प्लेटें थी, सड़ा हुआ खाना था, इस्तेमाल किए हुए नैपकिन थे। रामलाल जी ने उस गंदगी को टटोला। उनकी उंगलियां कांप रही थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो पुराना घी से सना हुआ हलवे का टिफिन और वो छोटा सा मखमल का डिब्बा मिल गया। उन्होंने उसे बाहर निकाला। डिब्बे पर ग्रेवी और गंदगी लगी थी। रामलाल जी ने अपनी मेली कुचेली शर्ट की आस्तीन से बड़े प्यार से उस डब्बे को पोंछा, जैसे कोहिनूर हीरे को साफ कर रहे हो। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर वो सोने का पेन चमक रहा था, बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल खरा। वे वापस मुड़े और आर्यन के पास आए, जो अभी भी घुटनों पर बैठा सिर झुकाए कांप रहा था। रामलाल जी ने वो पेन अपनी ऊपर वाली जेब में अपने दिल के पास रख लिया और अपनी कांपती लेकिन बुलंद आवाज में कहा, देख रहा है आर्यन, ये सोना है। इसे तूने कचरे में फेंक दिया था, फिर भी इसकी चमक कम नहीं हुई। और तूने हीरो का सूट पहना है, लेकिन तेरी सोच कचरे से भी बदतर निकली। रामलाल जी की आंखों में एक आखिरी आंसू चमका और फिर सूख गया। ये पेन मैंने तेरी तकदीर लिखने के लिए खरीदा था आयन। तेरी माँ की आखिरी निशानी बेच कर लाया था। सोचा था कि जब तू दुनिया का बड़ा आदमी बनेगा तो अपनी पहली कामयाबी से दस्तखत इसी पेन से करेगा। रामलाल जी का गला भर आया। उन्होंने खुद को संभाला। लेकिन अफसोस, तेरी तकदीर में कामयाबी नहीं, अब सिर्फ पछतावा लिखा है। और याद रखना बेटा, पछतावे के लिए पेन की नहीं, आंसुओं की ज़रूरत होती है। उन्होंने शनाया और आर्यन दोनों को एक साथ देखा और अपना अंतिम फैसला सुनाया। तू अपने इस कांच के महल में रह बेटा, अपनी इस झूठी दुनिया और मतलबी लोगों के साथ। मैं अपने कबाड़ में ही खुश हूँ। जानते हो क्यों? रामलाल जी ने अपने सीने पर हाथ रखा। क्योंकि मेरे कबाड़ में बदबू जरूर है आर्यन, पर वहाँ धोखा नहीं है। वहाँ कोई अपने बाप को नौकर नहीं कहता। इतना कहकर रामलाल जी मुड़ गए। मिस्टर स्मिथ, जो ये सब देख रहे थे, वो जिनकी आंखों में भी नमी आ गई थी, वे तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने अपनी लग्जरी लिमोजिन कार का दरवाज़ा खुद खोला और झुककर इशारा किया। प्लीज़ सर, आइए, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। दुनिया को आपकी ज़रूरत है। रामलाल जी उस शानदार कार में बैठ गए। कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वो धूल उड़ाती हुई शान से वहां से निकल गई। पीछे रह गया आर्यन, घुटनों के बल बैठा हुआ। हॉल खाली होने लगा था। मेहमान जा चुके थे। सन्नाटे में सिर्फ आर्यन की सिसकियां गूंज रही थी। उसके सामने वो डस्टबिन पड़ा था, जिसमें अब न हलवा था, न पेन, और न ही पिता का साया। उस डस्टबिन में अब सिर्फ और सिर्फ कचरा था, बिल्कुल आर्यन की किस्मत की तरह। 6 महीने बाद शहर की उसी ऊंची इमारत में जहां कभी आर्यन मेहरा का आलीशान ऑफिस था, आज सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके कांच के महल पर ताला लटक रहा था। मिस्टर स्मिथ और रामलाल जी के जाने के बाद आर्यन की कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जिस इन्वेस्टमेंट के दम पर वह उड़ रहा था, वह रातों रात वापस खींच लिया गया। बाजार में खबर फैल गई कि आर्यन ने अपने ही पिता, जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े सप्लायर है, का अपमान किया है। इसके बाद किसी भी बैंक या इन्वेस्टर ने उसे एक फूटी कौड़ी नहीं दी। आर्यन को अपनी कंपनी, अपनी महंगी कार, अपना पेंट हाउस, सब कुछ नीलाम करना पड़ा। वह शनाया जो उसकी रईसी देखकर आई थी, उसने आर्यन को उसी दिन छोड़ दिया जिस दिन उसकी गाड़ी बैंक वाले उठा ले गए। जाते जाते उसने आर्यन के मुंह पर कहा था, आर्यन, मैं सक्सेस से प्यार करती हूँ, स्ट्रगल से नहीं। तुम अब मेरे स्टेटस के लायक नहीं रहे। आज वही आर्यन जो कभी 50,000 के सूट में घूमता था, एक साधारण सी शर्ट पहनकर नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जाता है। लेकिन अफसोस, उसका नाम अब उसका बैज नहीं बल्कि उसका कलंक बन चुका है।
जिस भी केबिन में वो घुसता है, इंटरव्यू लेने वाले उसे पहचान लेते हैं। अरे तुम वही हो ना, कबाड़ी वाले का बेटा, जिसने अपने पिता को डस्टबिन दिखाया था। उसे नौकरी नहीं मिलती, मिलती है तो सिर्फ धिक्कार। आज आर्यन सड़क किनारे खड़े होकर 10 रुपए की चाय पीता है, तो उसे उस गाजर के हलवे की याद आती है जिसे उसने कचरे में फेंक दिया था। वो भूख जो आज उसे सता रही है, उसे उस दिन अपने पिता की आंखों में नहीं दिखी थी। उधर शहर के दूसरे छोर पर रामलाल जी ने अपनी 500 करोड़ की कंपनी और पूरी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। उन्होंने उस ट्रस्ट का नाम अपनी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर रखा, सावित्री कौशल विकास केंद्र। यह केंद्र उन गरीब, अनाथ और कूड़ा बीनने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है और उन्हें हुनर सिखाकर एंटरप्रेन्योर बनाता है। रामलाल जी चाहते थे कि जो संघर्ष उन्होंने किया वो इन बच्चों को ना करना पड़े। इतनी दौलत होने के बावजूद रामलाल जी आज भी अपनी उसी पुरानी छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। वे आज भी सुबह उठकर अपनी पुरानी साइकिल से ट्रस्ट जाते हैं। उनके पास अब सोने का पेन नहीं है, लेकिन सैकड़ों बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वो उनके लिए सोने से भी कीमती है। वे खुश हैं, संतुष्ट हैं और चैन की नींद सोते हैं। अक्सर शाम को जब ट्रस्ट के बच्चे उन्हें घेर कर बैठते हैं और पूछते हैं, बाबा आप इतने अमीर होकर भी यहाँ ज़मीन पर क्यों बैठते हैं, तो रामलाल जी मुस्कुराते हैं, अपनी मिट्टी से सनी उंगलियों को दिखाते हैं और कहते हैं, बेटा याद रखना, मिट्टी से जुड़ा आदमी कभी भूखा नहीं मरता। आंधी आने पर पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास अपनी जगह पर टिकी रहती है। हवा में उड़ने वाला परिंदा जब गिरता है तो उसे जमीन पर पानी भी नसीब नहीं होता। इसलिए अपनी जड़ों को कभी मत काटना, क्योंकि फल बाजार से नहीं, जड़ों से ही आते हैं। कहानी समाप्त।